क्लास लास्ट वीडियो प्रॉपर्टी 8 तक डिस्कशन किया था। प्रॉपर्टी नंबर 9, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, डिटरमिनेंट की प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। बहुत ध्यान से बेटा सीखना है। क्लास इफ डिटरमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू 1 2 3 10, अगर मैं इसी डेल्टा में ये 1 2 3 4 5 डिफरेंट एलिमेंट्री ऑपरेशंस किए, कुछ मैंने रोज पे किए, कुछ मैंने कॉलम्स पे किए, लेकिन जो भी ऑपरेशन करके चेंज डिटरमिनेंट लिख रहा हूं वो इसी डिटरमिनेंट पे चेंज होगा। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपको मैंने बहुत डिटेल में मैट्रिक्स टॉपिक में पढ़ाया था। जैसे मैं फटाफट समझा रहा हूं, R1 पे R1 प्लस R2 का मतलब R1 R2 को ऐड करो और R1 पे कॉपी कर दो। तो 3 प्लस 1 4, 10 प्लस 2 12। सेकेंड रो पे कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि सेकेंड रो पे ऑपरेशन नहीं ऑपरेट किया है। तो जितने भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लिखे हैं पहले आप पॉज करके इसको नोट करो और अपने आप ये एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑपरेट करके देख लो ये चेंज होके इसमें ये आएगा कि नहीं आएगा, इसमें जब चेंजेस करेंगे ये ऑपरेशन तो ये आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, आप करके ले जाओगे। मैं बेसिकली समझाना क्या चाह रहा हूं कि जब आप R1 पे R1 प्लस R2 करोगे तो डिटरमिनेंट चेंज होके इस डिटरमिनेंट की शेप में आ जाएगा। आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, क्या आएगी 10 माइनस 6, क्या रिजल्ट आया 4। फिर जब मैंने R1 पे R1 प्लस R2 किया तो डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो चेंज होके आई। आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आएगी 10 इंटू 4 40 माइनस 36, वी गेट अगेन 4। वैल्यू चेंज नहीं हुई। R1 प्लस 2 R2 करके R1 पे ऑपरेट करना है, आपने खुद से ये कैलकुलेट करना है भाई। ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगी 70 माइनस 66। फिर से वैल्यू जो इसकी थी वही वैल्यू इसकी भी आ गई, 4 आ गई। अब आते हैं R1 पे ऑपरेट किया 2 R1 प्लस 3 R2, मतलब R1 का डबल करो, R2 का 3 टाइम्स करो, ऐड करो, R1 पे लिखो। चलो मैं इसको बता देता हूं कैसे आएगी। R1 का डबल करोगे, R1 का डबल करोगे तो कितना आएगा 2 and 4, 2 and 4 लिख लिया R1 का डबल, यहां पे लिख लिया मैंने 2 R1। फिर कह रहा है 3 R2 लिख लेते बेटा, क्या आएगा 9 30। फिर उसने बोला ना ऐड करो तो आएगा 9 प्लस 2 11 एंड 34। और लिखने के लिए कहां बोला R1 पे, तो देखो R1 पे क्या लिखा है 11 34 लिखा है और 3 और 10 लिखा हमने सेकंड रो पे क्योंकि वो चेंज नहीं। इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 110 माइनस 34 इंटू 3 102, we get 8। वैल्यू चेंज हो गई। ऐसे जब आप C1 पे इस डिटरमिनेंट में C1 माइनस 3C2 करोगे तो डिटरमिनेंट कुछ इस फॉर्म में आएगा और इसकी वैल्यू लिखेंगे तो माइनस 50 प्लस, बेटा यहां प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ये प्रोडक्ट होके माइनस 54 देगा, ये माइनस ये प्रोडक्ट देगा माइनस 54, तो माइनस 50 प्लस 54 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी निगेटिव है और माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहां पे वैल्यू चेंज नहीं हुई। फिर जब आप ये एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑपरेट करोगे तो डिटरमिनेंट चेंज होके ये आएगा। जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं यहां पे कर रहे हैं, आपने इतनी तो खुद कैलकुलेशन करनी होगी। वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 70 माइनस 29 इंटू 2 58, क्या वैल्यू आई 12। वैल्यू चेंज हो गई। तो बेसिकली ये सीखना है कि कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन डिटरमिनेंट में लगाएं वैल्यू चेंज ना हो, या अगर हमने कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया ये कैसे पता चलेगा कि डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज हो चुकी है। तो ध्यान से देखो, ये डिटरमिनेंट ओरिजिनल गिवन डिटरमिनेंट था, हमने ऑपरेशन किस पे किया, ऑपरेशन किया है R1 पे। तो राइट हैंड साइड में R1 का कोफिशिएंट कितना है, R1 का कोफिशिएंट है 1।
हमें जिस रो पे ऑपरेशन किया है या जिस कॉलम पे ऑपरेशन किया है, राइट हैंड साइड में उसी रो या उसी कॉलम के कोएफिशिएंट को चेक करना है। हमने ऑपरेशन R1 पे किया है, R1 का कोएफिशिएंट +1 है, तो कोई चेंज नहीं होगा। ऑपरेशन R1 पे किया है, R1 का कोएफिशिएंट +1 है, फिर से वैल्यू 4 आई जो इसकी थी। यहां पे क्या हुआ, ऑपरेशन R1 पे किया है, R1 का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। तो अगर इसकी वैल्यू 4 थी, अगर इनिशियली गिवन डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 थी, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज होकर कितनी हो गई, 8 हो गई। मतलब R1 के कोएफिशिएंट का जितना भी रोल यहां पे है उतने टाइम्स हो गई। 4 था, 4 इंटू 2 8 हो गई। R2 के कोएफिशिएंट से कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। किसके कोएफिशिएंट से मतलब होगा, जिस पे ऑपरेशन करोगे राइट हैंड साइड में, उस पे जितना भी मल्टीप्लिकेशन करोगे उतने टाइम्स हो जाएगी, और अगर नहीं करोगे तो चेंज नहीं होगी। जैसे यहां पे आ रहा हूं, ऑपरेशन हमने C1 पे किया, C1 पे कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं, C1 का कोएफिशिएंट +1 है, तो वैल्यू चेंज नहीं हुई। यहां पे आ रहा हूं, C1 पे ऑपरेशन किया, राइट हैंड साइड में C1 का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, तो वैल्यू कितने टाइम्स हो जाएगी भाई, अगर ये 4 है तो वैल्यू 12 आनी चाहिए, कैलकुलेशन करके भी 12 आ रही है। तो ये चीज बेसिकली सॉल्व में सबको आ गई होगी। तो अब मैं एक जनरल क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने ये बोला कि ठीक है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 है, मैंने C1 पे 20 C1 प्लस 100 C2 कर दिया। अब ये ऑपरेशन ऑपरेट करके बिना लिखे हम आंसर बता सकते हैं कि अगर ये ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो चेंज होके आएगी, कितनी चेंज होके आएगी, बताओ कितनी चेंज होके आएगी। C1 पे ऑपरेट किया, राइट हैंड साइड में सारा खेल C1 करेगा। C1 का कोएफिशिएंट कितना है, 20, तो अगर इसकी वैल्यू 4 है तो ये चेंजेस होने के बाद वैल्यू 80 हो जाएगी। यानी इस डेल्टा की वैल्यू जो पहले 4 थी वो चेंज हो जाएगी, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। बताओ, मैंने किया C1 पे C1 प्लस 100 C2 किया। अगर मैं ये ऑपरेशन करता हूं, ऑपरेशन C1 पे किया, लेकिन अब C1 पे हमने कुछ ऑपरेट ही नहीं किया, C1 का कोएफिशिएंट +1 है, तो अगर इसकी वैल्यू 4 है तो ये ऑपरेशन करने पे वैल्यू चेंज नहीं होगी। कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी। ठीक है भाई, तो इसको कॉमन कंक्लूजन बना के एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या करें कि चेंज होगी, क्या करें कि चेंज नहीं होगी। तो हम ऐसे लिखते हैं, इफ वी ऑपरेट Ri टेंडिंग टू Ri प्लस लैम्डा Rj। लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है, लैम्डा इज सम कांस्टेंट। अगर हम सी पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, Ci टेंडिंग टू Ci प्लस लैम्डा Cj। हमने ith रो पे ऑपरेट किया, लेकिन ith रो पे किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो इस केस में नो चेंज, कोई भी डिटरमिनेंट की वैल्यू में चेंज नहीं होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। बट इफ वी ऑपरेट Ri टेंडिंग टू, मैंने लिखा लैम्डा Ri प्लस म्यू Rj। बेटा ये लैम्डा, ये सिंबल म्यू होता है, ठीक है। तो या मैं Ci पे ऑपरेट करूं, Ci टेंडिंग टू लैम्डा Ci प्लस म्यू Cj। आप बताओ, Ri पे ऑपरेशन किया, ith रो पे ऑपरेट किया, ith रो पे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लैम्डा से। तो इस केस में या इस केस में वैल्यू डिटरमिनेंट की कितने टाइम्स चेंज हो जाएगी, लैम्डा टाइम्स चेंज हो जाएगी वैल्यू। तो इट मींस
property says that if we operate elementary operations like this one, then there will be no change in the value of given determinant. But if we operate the elementary operations like this, अगर ऐसे operations operate करेंगे, then the value of will become lambda times the value of given determinant. Copy कर लो बेटा. Class property number 10. क्लास अगर कोई डिटर्मिनेंट मैं 3 क्रॉस 3 का लिखूं, मैं 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट का एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूं. फॉर एग्जांपल एक डिटर्मिनेंट लिखा मैंने आपको डिटर्मिनेंट में स्टार्टिंग माइनर्स को फैक्टर सिखाए थे. तो अगर बोलो कि m11 कैलकुलेट करो, तो m11 का मतलब ये हुआ कि माइनर ऑफ a11. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दो. तो बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जब जाएगा तो क्या आएगा, a22 a23 a32 a33. दिस इज m11. को फैक्टर की और माइनर की बीच की रिलेशन भी आपको समझाई थी कि Cij इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे इंटू Mij. तो आप बताओ अगर i प्लस जे इवन होता था, i प्लस जे अगर यहां लिख देते हैं कि i प्लस जे कैसा है, इवन है, तो Cij इक्वल टू क्या आएगा, Mij. भाई ये इवन हो गया, -1 की पावर इवन +1 आ जाएगा. तो 1 + 1 है 2, मतलब m11 वही होगा जो C11 होगा. ऐसे मैंने m12 कैलकुलेट किया, माइनर ऑफ a12, तो a12 के माइनर के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया, तो a21 a23 a31 a33 कॉपी कर लिया. अब 1 + 2 करेंगे तो ऑड आएगा, 3 आएगा, ऑड है. तो अगर i प्लस जे ऑड आएगा तो Cij इक्वल टू -1 की पावर ऑड क्या होगा, माइनस, तो आएगा -Mij. ये चीजें सिखा रखी है मैंने. तो M12 और C12 में क्या रिलेशन होगी, आप बोलोगे M12 और C12 निगेटिव आएंगे, इसका मतलब M12 इज इक्वल टू -C12. सिमिलरली M13 ये वैल्यू आएगी, और M13 में 1 + 3 करेंगे तो 4 जो कि इवन है, तो M13 बराबर C13 आएगा. तो ये अभी यूज करेंगे यहां पे. अब सपोज इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है, तो मैंने ये लिखा एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1. फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं. तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स ये 3 है, a11 लिखा. a11 जब लिखते हो तो फिर बेटा एक्सपेंडिंग में क्या करते हैं, a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाया, डिटरमिनेंट बनाया, ये 4 एलिमेंट्स आ गए. कैलकुलेशन ये सिखा रखी मैंने. फिर सेकंड एलिमेंट के साथ आप कौन सा साइन लेते थे, नेगेटिव, तो नेगेटिव a12. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया, ये 4 एलिमेंट रिटर्न फॉर्म में लिख दिया मैंने. थर्ड प्लस में आता है a13, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम फर्स्ट हो गया, तो a21 a22 a31 a32. और इसको इवैल्यूएट करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आती है, ये तो सबको पता है. मैं ये सिखाना चाह रहा हूं इस प्रॉपर्टी की हेल्प से कि किसी भी डिटरमिनेंट को आप जब किसी रो के लॉन्ग या किसी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करते हो, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू को हम कोफैक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. तो डेल्टा इज इक्वल टू a11, क्लास इधर देख बेटा, C11 क्या है, a22 a23 a32. मतलब ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली में a11 का कोफैक्टर है, a11 का कोफैक्टर ही तो आ रहा है. तो इसको हम कैलकुलेट ना करें, बस सिंबल लिख दें कि दिस इज कोफैक्टर ऑफ a11. क्लास ये a12 लिखा मैंने. अब आप इधर आ जाओ, आप बताओ कि ये जो वैल्यू है a21 a23 a31 a33, a21 a23 a31 a33 एग्जैक्टली सेम है. इतने की वैल्यू है -C12. तो जब आप इतने की वैल्यू माइनस में C12 रखोगे और माइनस यहां खुद बैठा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस a12
और इतने की जगह पे आ गया C12, मतलब A11 C11 प्लस A12 C12 एंड प्लस A13। अब देख C13 कितना है, A21 A22 A31 A32, एग्जैक्टली सेम लिखा है, एंड दिस इज C13 A13 C13। इसका मतलब जब हमने फर्स्ट रो ली, प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आप फर्स्ट एलिमेंट्स को, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को उन एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हो, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अगर हम सेकेंड रो के एलिमेंट्स में, तो डेल्टा की वैल्यू बताओ कैसे एक्सप्रेस की जा सकती है। आप क्या लिखोगे, भाई मैंने एलिमेंट सेकेंड रो के लिए और मैं कोफैक्टर्स की फॉर्म में आंसर लिखना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं लिखूंगा A21 बता, A21 का कोफैक्टर का सिंबल क्या होगा, C21, फिर प्लस A22 लिखूंगा क्योंकि सेकेंड रो के सारे एलिमेंट उठाने, फिर A22 का कोफैक्टर C22, फिर अगर थर्ड एलिमेंट लेंगे A23 तो क्या लिखेंगे, C23। तो ये वैल्यू भी एग्जैक्टली डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर होगी। अब इसको कर देते हैं तब, फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे ने सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स उठा लिए, किसके एलिमेंट्स उठा लिए, सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स उठा लिए, तो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स ये है बेटा, तो वो क्या लिखेगा, डेल्टा इज आल्सो कैन बी रिटन एज A12। बताओ A12 का कोफैक्टर क्या होगा, C12, फिर प्लस लगाएगा। A22 कोफैक्टर क्या होगा, C22 प्लस A32 इंटू C32। तो हम डेल्टा को ऐसे कोफैक्टर्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब जो रो लो उसी रो के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, डेल्टा आ जाएगा। आप अगर कॉलम के एलिमेंट्स लेते हो, जिस कॉलम के एलिमेंट्स लेते हो उन्हीं कॉलम्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकाल के मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, वी गेट द वैल्यू ऑफ रिजल्टिंग डिटरमिनेंट। तो मेन था दिस वन दिस वन दिस वन, ऐसे आप और भी लिख सकते हो, कॉपी कर लो बेटा।